नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। खरीफ के लिए उर्वरकों का मूल्य निर्धारण। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने मनाया अपना 33वां स्थापना दिवस। गुंदली के बेहतर उपज के लिए लगाए बिरसा गुंदली वन। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने खरीफ मौसम के लिए उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य का निर्धारण कर दिया है। 50 किलो वाले एक बोरा यूरिया की कीमत 284 रुपए, नीम कोटेड यूरिया 296 रुपए 95 पैसे से लेकर 298 रुपए 50 पैसे के बीच रखा गया है, जबकि डीएपी इफ्को की कीमत 1181 रुपए प्रति बोरा है। कृषि निदेशक ने सभी संयुक्त कृषि निदेशक, जिला कृषि पदाधिकारियों और जिला सहकारी पदाधिकारियों को उर्वरकों की दर को सभी प्रखंडों के खाद्य दुकानों, लैंप्स और पैक्स में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया है। बीते दिनों बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 33वां स्थापना दिवस मनाया गया। समारोह के उद्घाटन में कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्व उप निदेशक सत्यप्रकाश तिवारी सहित बीएयू के कुलपति उपस्थित थे। मौके पर अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर डॉक्टर कुलकर्णी ने क्रॉप रिसर्च सेंटर खंड 2 और डॉक्टर एसके तिवारी ने सामयिक कृषि प्रणाली परियोजना का उद्घाटन किया। मुर्गी पालकों को मुर्गियों के दानों पर विशेष निगरानी रखनी चाहिए। दाना में नमी ना लगे, इसके लिए उसे प्लास्टिक के ड्रम में रखें, वरना नमी के कारण फफूंद लगने का खतरा होता है। बरसात के मौसम में नमी बढ़ जाती है। मुर्गियों को दिए जाने वाले दानों में नमी की वजह से फफूंद लगने का खतरा रहता है। फफूंदजनक रोगों के कारण इन दिनों मुर्गियों की मृत्यु दर बढ़ जाती है। दानों को नमी से बचाने के संबंध में हमारे विशेषज्ञ की सलाह है। दूसरी बात जो है उस चीज़ का ध्यान रखें कि दाना का प्रबंधन अच्छी तरीके से करें। दाना में कभी भी नमी नहीं लगने दें। नमी लगने पर फफूंद हो जाएगा और जिससे आपकी मुर्गियों में मरने की समस्या ज़्यादा हो जाएगी। तो दाना को भी आपको उसी तरह से उपचार करके रखें और हो सके तो इसका भंडारण आप प्लास्टिक के ड्रम वगैरह में करें। बोरा में दाना को ना रखें बरसात के दिनों में, तो फफूंद जनित रोगों से आप मुर्गियों को बचा सकते हैं। जो किसान खरीफ मौसम में गुंदली की खेती करना चाह रहे हैं, वो जून तक बुआई का काम संपन्न कर दे। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए गुंदली के उन्नत प्रभेद बिरसा गुंदली 1 लगाए। इसकी उत्पादन क्षमता 7 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई सब्जी फसलों की खेती के लिए हाइब्रिड बीज का बिचड़ा तैयार करना चाहते हैं, तो इस काम के लिए प्रो ट्रे का इस्तेमाल करना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। ये प्लास्टिक या फाइबर का बना होता है, जिसमें बीजों की बुआई के लिए कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आज हम एक ऐसे सफल किसान से मिलेंगे जो धुन के पक्के और समय के पाबंद है। इनकी यही खासियत इन्हें हर फसल से अच्छी उपज दिलवाने में मददगार साबित होता है। खेतीबाड़ी में भाग्य के सहारे सफलता अर्जित नहीं होती, बल्कि कठोर परिश्रम, धैर्य, कृषि कौशल और उचित प्रबंधन ही किसी किसान को कामयाबी दिलाता है। तो आइए आज हम ऐसे ही एक गुणवान किसान से मिलते हैं। बैंगन लगाए, बीन लगाए, बिलेती लगाए, मटर लगाए, शिमला लगाए, मरचाई लगाए, तीता मरचाई। बहुत मेहनत लगे, लेकिन साथे छुआ मन रही ना। खेतिए से सब चले, परिवार चला लगी एखन खेतिए से। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस तरह से दर्ज। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस।
देवघर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति 15 रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार से हैं। चावल मोटा 1725 रुपए से 2000 रुपए, चावल मध्यम 2100 रुपए से 2400 रुपए, चावल उत्तम 2700 रुपए से 4800 रुपए, गेहूं 1375 रुपए से 2100 रुपए, चना 3300 रुपए से 4100 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 4450 रुपए से 4900 रुपए, दाल चना 4400 रुपए से 4950 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9600 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3450 रुपए, आलू 700 रुपए से 925 रुपए और प्याज 1075 रुपए से लेकर 1250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खेती बाड़ी की हर बात हमारे साथ। जी हाँ किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, अभी बरसात का मौसम है और इस मौसम में आप मुख्य फसल यानी कि धान के अलावा कई तरह की सब्जियों की भी खेती करते हैं। तो निश्चित रूप से जानकारी होनी चाहिए कि बरसात के मौसम में आप खेत की तैयारी कैसे करें सब्जी फसलों के लिए और साथ ही साथ इनकी देखभाल कैसे करें। जी हाँ किसान भाइयों, इसी विषय पर हमारी बातचीत होगी और हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर AK सिंह हमारे साथ हैं। पलांडू स्थित जो हमारा केंद्र है वहाँ पर वे प्रधान वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, अगर सब्जी फसलों से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और विशेषज्ञ से सीधे सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 0651 2282 607। तो आप जुड़िए हमारे साथ। इससे पहले कि डॉक्टर साहब कोई किसान हमारे साथ जुड़े, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, पहला प्रश्न ये होगा आपसे कि इस वक्त जो बरसात का मौसम है इसमें किसान भाई सब्जी फसलों की अगर खेती कर रहे हैं तो किन किन फसलों का चुनाव करें खेती करने के लिए? देखिए, हमारे झारखंड प्रदेश में अगर किसान भाई सब्जी की खेती करना चाहते हैं और हमारे प्रदेश की एक मुख्य
आमदनी वाली फसलें भी हैं, सब्जी फसलें जी हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर खेती जो है वर्षा आधारित है। और बरसात के मौसम में अगर किसान भाई सब्जी फसलों की खेती करते हैं तो उनसे बहुत ही अधिक मुनाफा मिल पाता है, क्योंकि बरसात के मौसम में मैदानी क्षेत्रों में सब्जियां नहीं होती हैं। तो अभी एकदम सही समय है किसान भाइयों को। और इस समय तो किसान भाई अगर सब्जी की फसलों की बात करें तो इनमें अगर चुनाव की बात हम करते हैं तो इस समय बरसात के मौसम में जो हमारी सोलेनेसी परिवार की सब्जियाँ हैं, इसमें टमाटर, बैगन, मिर्चा, शिमला मिर्च, इनकी तो पौध डालने का भी एकदम समय चल रहा है। इसके अलावा हमारी जो दलहनी सब्जियां हैं, जिसमें लतर वाली बोदी भी है, फ्रांस बीन है, और साथ में हमारी बेल वाली सब्जियां जैसे नेनुआ हुआ, झिंगी हुआ, खीरा हुआ, इन सब की खेती भी किसान भाई बरसात के मौसम में कर सकते हैं। इसके अलावा भिंडी है, बहुत ही एक ये भी सब्जी की फसल है और अच्छा मुनाफा किसान भाई कमा सकते हैं। अभी बरसात में भी भिंडी की खेती करने का एकदम सही समय है। बिल्कुल, ये तो बात हो गई फसलों के चुनाव के बारे में, लेकिन अभी बरसात के मौसम में बहुत सारे किसानों के लिए ये दिक्कत होती है कि जब वो ज़मीन का चुनाव करें, यानी कि भूमि का चुनाव करें, तो किस तरह की ज़मीन उपयुक्त होगी जो किसान भाई खेती करना चाहते हैं? बरसात के मौसम में हम सलाह देते हैं किसान भाइयों को सब्जी की खेती के लिए इस प्रकार की भूमि का चुनाव करें जिसमें कि जल निकास की उचित व्यवस्था हो, क्योंकि अगर जल भराव हो रहा है खेत में तो उसमें सब्जी की खेती बरसात के मौसम में कतई नहीं कर सकते हैं। ढलान युक्त जमीन जिसमें जीवांश युक्त खाद अच्छी मात्रा में हो, चाहे वो, और अगर नहीं है तो किसान भाइयों को गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट से जीवांश युक्त खाद का प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसी ही मिट्टी सब्जियों की खेती के लिए अच्छी पाई गई। पानी रुकने की संभावना ना के बराबर होनी चाहिए, यानी कि पानी निकासी की अगर समुचित सुविधा है तो ऐसे ऐसे खेतों में ही आप वहीं पे सब्जी फसलों की खेती कर सकते हैं। बिल्कुल, ये तो ज़मीन के चुनाव की बात हो गई। आप बता रहे थे कि पौधशाला तैयार करने की बात है, तो बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनके लिए पौधशाला की तैयारी होती है और कुछ फसलें ऐसी हैं जिनकी सीधे सीधे बुआई की जाती है। तो हम चाहेंगे कि किसान भाइयों को आप ये बता दें कि पौधशाला की जो तैयारी होगी, किन किन फसलों के लिए पौधशाला की तैयारी करें वो? जो किसान भाई अभी तक पौधशाला में सब्जी का बुआई नहीं कर पाए हैं बीज की, चाहे वो टमाटर का हो, चाहे बैगन का हो, चाहे अगात या फूल गोभी के भी अभी बुआई का समय चल रहा है और मध्य मौसम के फूल गोभी की बुआई, हम इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो। हाँ सर, नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ सर, मैं मरचा खेती किया हूँ सर। जी जी जी। मरचा खेती में जून महीने में डाले हैं सर। मरचा में पत्ता छोटा छोटा हो गया, फूल फल देना लायक हुआ और पत्ता छोटा छोटा हो गया, सब फूल फल ये नहीं रहा है। अच्छा, देखिए जून के महीने में आप रोपाई किए होंगे तो अभी एक मतलब बुआई किए हैं तो अभी तो जस्ट रोपाई हुई होगी फसल की। शुरू की अवस्था में तो करीब 40 से 45 दिन के बाद दो फूल और फल वाली अवस्था आती है। फिर भी अगर आपको किन्हीं कारण से फूल झड़ रहा है या उसमें फल सेट नहीं हो पा रहा है तो एक तो जो कीटनाशक दवाएं हैं, कई बार देखा जाता है किसान भाई बहुत सारी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग अपने मन से ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं, उससे फूल झड़ने की समस्या होती है और परागण ना होने के कारण फल भी नहीं लगता है। तो कृपया करके आप कीटनाशक दवाओं का प्रयोग अपने मन से ज़्यादा न करें और पानी अगर लग रहा हो, बारिश शुरू हो गई तो जल निकास की व्यवस्था करें और निराई गुड़ाई का भी व्यवस्था रखें। साथ में हम अगर खाद का प्रयोग, अगर केवल आप नत्रजन युक्त खाद का प्रयोग किए होंगे तब भी फल कम लगेगा। इसलिए उर्वरक का संतुलित प्रयोग जितने भी सब्जी फसलों में हम लोग करने की सिफारिश करते हैं। नत्रजन के साथ साथ फास्फोरस और पोटास का उचित प्रयोग करने से इस तरह की समस्या नहीं मिलेगी। बिल्कुल, उम्मीद है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। हम बात कर रहे थे कि जो पौधशाला की तैयारी की बात कर रहे थे, जब हम पौधशाला में लगाते हैं तो किन किन फसलों के लिए पौधशाला और सीधी बुआई किन किन फसलों के लिए? देखिए, ऐसी सब्जी फसलें जिनके कि बीज बहुत छोटे होते हैं उनके तो कम किसान भाई या सभी लोग पौधशाला में पौध तैयार करने की सिफारिश की जाती है। जिनके बीज छोटे होते हैं उनमें मुख्य रूप से हमारा टमाटर, बैगन, मिर्चा, शिमला मिर्च, फूल गोभी, गांठ गोभी, इन सब की बुआई पहले किसान भाई पौधशाला में करते हैं। इसके अलावा दूसरी सब्जी फसलें जिनके कि बीज बहुत बड़े होते हैं, जैसे आपका कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, दलहनी सब्जियां हैं, इनकी बुआई हम लोग सीधे खेत में की जाती है, उसी की सिफारिश की जाती है। तो बात उठती है कि जो किसान भाई अभी इस जाड़े के मौसम में या बरसात में बैगन और टमाटर या मिर्चा की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए अगर पौधशाला में वो बीज नहीं डाल पाए तो अभी समय है उनके पास। अभी जो है 3 मीटर लंबी और 1 मीटर क्यारी अगर बना के किसान भाई उस पर 5-5 सेंटीमीटर की, इस पर हम बात करेंगे। किसान भाई और हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, हम संतुल से बोल रहे हैं। कि कौन बोल रहे हैं आप?
मैं समीर बोल रहा हूँ। बहुत स्वागत है आपका, क्या प्रश्न है? हम भिंडी लगाए हैं जो पीला हो जा रहा है। देखिए, भिंडी में पीलापन बरसात के मौसम और निश्चित रूप से आता है। बहुत सारी किस्में जिनमें कि वो जो पत्ते पीले पड़ जाते हैं उसको पीत सिरा रोग बोलते हैं, अंग्रेजी में येलो वेन मोज़ेक वायरस के द्वारा ये बीमारी फैलती है। तो इस बीमारी का सीधे नियंत्रण तो नहीं है, लेकिन एक सफ़ेद मक्खी से व्हाइट फ्लाई के नाम से जानी जाती है, यही मक्खी इस बीमारी को एक पत्ते से दूसरे पौधे पे फैलाती है। तो इस मक्खी की रोकथाम के लिए आप मोनोक्रोटोफास दवा का छिड़काव 1.5 से 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के अगर करेंगे तो इस सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण आप करके इस बीमारी को फैलने से बचा जाएंगे। जिन पत्तियों में इस बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं उन पत्तियों के तोड़ के आप जमीन के नीचे दबा दें, जिससे कि ये वायरस दूसरे पौधे पर भी ना फैले। बिल्कुल, हम पौधशाला के आकार की बात कर रहे हैं। तो 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी पौधशाला हम सिफारिश करते हैं, क्योंकि लंबाई तो किसान भाई बढ़ा सकते हैं, लेकिन चौड़ाई 1 मीटर इसलिए हम लोग रखते हैं कि जो भी कृषि कार्य है चारों तरफ जो हमारे नाली या पानी निकलने की जो व्यवस्था है, सारे कृषि कार्य बाहर से ही कर सकते हैं। पौध पे चढ़ने की, पौधशाला पे पैर रखने की दिक्कत नहीं आती किसान भाइयों को। तो हमने बताया 3 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी अगर पौधशाला किसान भाई बनाएंगे और इसमें करीब 10 से 15 से 20 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद या केचुआ की खाद आजकल उपलब्ध है। अगर गोबर की खाद नहीं तो केचुआ की खाद, ट्राइकोडर्मा एक फफूंदनाशी है 10 ग्राम प्रति क्यारी की दर से, और 200 ग्राम अगर किसान भाई ये सिंगल सुपर फास्फेट जो खाद आती है इसको मिला दें, तो इसमें मिलाने के बाद अच्छे ढंग से हम लाइन में बीज की बुआई करने की सिफारिश करते हैं। लाइन से लाइन की दूरी 5 सेंटीमीटर रखते हैं। तो इस तरह से अगर 1 मीटर लंबी और चौड़ी और 3 मीटर लंबी क्यारी है तो 60 लाइनें बनती हैं 3 मीटर में, और एक लाइन में 1 सेंटीमीटर की दूरी पे किसान भाई बीज गिराने की हम लोग सिफारिश करते हैं, तो 100 बीज गिरता है। बिल्कुल, एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो हेलो जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है, क्या प्रश्न है आपका? बोले हम भिंडी लगाए हैं। जी जी, मगर वो थोड़ा सा फल होता है और सूख के गिर जा रहा है। भिंडी के फल में देखिए, फल वेधक कीट का भी प्रकोप इस समय होता है, और हम तो कहते हैं कि सबसे पहले किस्म एक अर्का अनामिका किस्म हमारे यहाँ से निकली है, हमारे बागवानी अनुसंधान केंद्र से। उसका बीज अगर आप कभी आके हमारे यहाँ से ले जाएं तो इस बीज में जो आपका सफ़ेद पीले रंग के पत्ते हो जाते हैं, ये बीमारी भी कम आती है और इसमें फल भी इस यहाँ की जलवायु के लिए अच्छी वो किस्म पाई गई। उसका नाम अर्का अनामिका है, और इसका बीज 8 से 10 किलोग्राम हेक्टेयर में लगता है। फिर भी आप अगर फल में लग जा रहे हैं, उसमें कीड़े लगे हैं, तो फल वेधक कीट की रोकथाम के लिए आप मोनोक्रोटोफास या मोनोसिल दवा 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल बना के 10 से 15 दिन के अंतराल पर छिड़काव करें। क्योंकि बारिश का मौसम है, बरसात हो रही है, तो आप इसमें एक बाज़ार में एक चिपकने वाला पदार्थ सोप मिलता है, उसको अगर डाल देंगे घोल में तो जो दवा पत्ते पे पड़े हुई चिपकी रहेगी और आपके दवा असरदार ज़्यादा असर रहेगा। बिल्कुल, पौधशाला की बात हम कर रहे थे, और पौधशाला का जो निर्माण होता है उस दौरान कुछ सावधानियां बहुत ज़रूरी होती है। तो कौन कौन सी सावधानियां किसान भाई उस वक्त रखें? मैंने बताया लाइन और उसके कितने, एक लाइन में कितने बीज गिरेंगे बता दिया। इस तरह से 6000 बीज गिरना है। कभी भी किसान भाई पौधशाला पे छिड़क के बीज की बुआई नहीं करने की सिफारिश हमेशा हम करते हैं, ये बात बार बार भी कहते हैं। और जो भी किसान भाई हमारे केंद्र पे आते हैं उनसे भी हम ये कहते हैं कि आप जब भी पौधशाला में बीज की बुआई करें तो लाइन में करें और बीज से बीज की उचित दूरी रखें। इससे क्या होगा कि जो हमारे नर्सरी से ही पदगलन की बीमारी आ जाती है। जब किसान भाई अधिक बीज गिरा देते हैं तो पदगलन शुरू हो जाता है, जड़ के पास से पौध गल के गिर जाती है, और उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि वो क्यों ऐसा हो रहा है। फिर वो आके कहते हैं कि खराब बीज आपने दे दिया। ऐसा नहीं है किसान भाइयों, आप लोग पदगलन बीमारी से बचने के लिए अगर स्वस्थ पौध उत्पादन करना चाहते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी आप रखें 5 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 1 सेंटीमीटर अवश्य रखें। इस तरह से, और बीज की गहराई भी आधा सेंटीमीटर से अधिक नहीं रखना चाहिए, आधा सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर। इसके बाद ढक देते हैं और 3 सप्ताह में आराम से उनको बैगन और टमाटर की पौध लगाने लायक निश्चित रूप से मिल जाएगी। और एक किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो सर, हम राजू कुमार बोल रहे हैं। जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, अभी जो बीज के लिए बोल रहे हैं तो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं?
बीज कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि अक्सर किसान भाई अच्छे किस्म के बीज न मिलने से बहुत परेशान रहते हैं। तो हमारे जो प्लांटो स्थित अनुसंधान केंद्र है, बहुत ही प्रचुर मात्रा में हमारे पास इस वर्ष टमाटर और बैगन का बीज उपलब्ध है। और वो ऐसी किस्में हैं जिनकी की खेती हमारे झारखंड के जलवायु में हम लोग कहे हैं खेत करने के लिए, और जीवाणु मुरझा रोग नहीं आता है। तो टमाटर और बैगन में आंख बंद करके आप कोई जितना भी बीज आपको चाहिए, मेरे केंद्र पे अभी भी 50-60 किलो बीज रखा हुआ है आपके लिए, और आके लेके जाएं और दूसरे किसान भाइयों को भी दें। बिल्कुल। जब किस्मों की बात चली है तो आपने कहा कि थोड़ी देर पहले हम भिंडी की बात कर रहे थे। भिंडी की कुछ खास प्रजाति है, इसी तरह टमाटर बैगन। हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को प्रजातियों की जानकारी हो जाए ताकि कोई नुकसान नहीं हो बाद में। देखिए, टमाटर और बैगन में खास तौर से किसान भाई संकर किस्मों का प्रयोग करना चाहते हैं, तो हमारे पलांडो स्थित अनुसंधान केंद्र में हम लोगों ने टमाटर की सामान्य और संकर दोनों किस्मों का विकास किया है। सामान्य किस्म में स्वर्ण लालिमा बहुत ही अच्छी किस्म है, और स्वर्ण नवीन की खेती भी किसान भाई बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। दोनों की उपज क्षमता कम से कम 700 से 800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अगर संकर टमाटर की बात करेंगे तो स्वर्ण संपदा, जिसका कि बीज भी हमारे पास काफ़ी प्रचुर मात्रा में है, और हम लोग इसके बीज का उत्पादन बड़े पैमाने पे KGV के रुक्का के साथ मिलके कर रहे हैं। जो अपना यहाँ पे आपके रुक्का में जो KGV के का केंद्र है, वो लोग भी हमारे स्वर्ण संपदा का बीज हम लोग अपना आपसी समझौता के द्वारा पैदा करा के किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, और हमारे यहाँ भी उपलब्ध है। एक ही बहुत स्वर्ण विजया करके एक किस्म हम लोगों ने निकाला है, वो भी संकर टमाटर की है। उसमें खट्टापन भी होता है, उसका बीज भी किसान भाई ले सकते हैं। इस तरह से बैगन में जीवाणु मुरझा रोग किस्मों की बात करते हैं तो हमारे पास स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली बहुत ही अच्छी किस्में हैं। संकर बैगन में स्वर्ण नीलिमा और स्वर्ण मोहित हैं, जो कि गोल बैगनी रंग की हैं, जिनका कि बाज़ार में मूल्य भी अच्छा मिलता है बेचने पे। तो इन सब का बीज किसान भाई हमारे केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ सब्जियां जो अन्य तरह की सब्जियां हैं, उनकी खेती के लिए जो किसान भाई सावधानियां अपनाते हैं, कई बार होता है ऐसा कि उर्वरक बहुत कम या बहुत ज़्यादा मिला देते हैं। तो उर्वरकों की मात्रा के बारे में किसान भाई बताएं जब वो लगा रहे होंगे। देखिए, जितने भी रोपने वाली सब्जी फसलें हैं, उनमें हम किसान भाइयों को सलाह करते हैं कि नत्रजन की मात्रा शुरू में बहुत ही कम दें। 1/3 नत्रजन देने की बात हम करते हैं खेत की तैयारी के समय, और शेष नत्रजन को हम लोग जब पौधा स्थिर हो जाए तो दो बार में बराबर भाग में बांट करके 1 से 1.5 महीने के अंतराल पर निराई गुड़ाई और मिट्टी चढ़ाते समय देते हैं। एक बात किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जो हमारे मुख्य पोषक तत्व हैं, इसमें नत्रजन, फास्फोरस और पोटास सम्मिलित हैं। तो नत्रजन के साथ साथ जो फास्फोरस और पोटास, इनका भी बहुत ही अहम महत्व है सब्जी उत्पादन में। इसलिए किसान भाई तीनों पोषक तत्वों का संतुलित प्रयोग करने की हम लोग सिफारिश करते हैं। जैसे टमाटर बैगन में बात करते हैं तो हम लोग 120 से 150 किलोग्राम नत्रजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास की संस्तुति करते हैं प्रति हेक्टेयर की दर से। साथ साथ 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद की भी सिफारिश करते हैं, ताकि जो भी हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनी रहे। बिल्कुल। एक और किसान भाई हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत जी। आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। हेलो 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 जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। क्या प्रश्न है आपका? हेलो, कुछ नहीं आ रहा आवाज। आपकी हेलो जी, आपकी आवाज़ हम तक पहुंच रही है। पूछना चाह रहे हैं कि हम टमाटर की खेती किए हुए सर, उसमें बीज जो है अच्छे क्वालिटी का लगाए, लेकिन वो फसल अच्छे से नहीं उग रहा है। बीज कौन सी क्वालिटी का, वो किस्म का नाम क्या आप बता पाएंगे? कौन सी किस्म आपने लगाया था? आवाज हमारी जा नहीं पा रही है। तो हम क्या छिड़काव करें ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, अगर फल नहीं लग रहा है तो आपको बताएं, आपका प्रश्न बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए सही बात बताना मुश्किल हो रहा है हमको भी। फिर भी आपको जिन किस्मों का नाम मैंने लिया, अगर उनकी खेती आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कोई शिकायत नहीं होगी, और फल भी अच्छा लगेगा और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो किस्मों का चुनाव किसान भाइयों को बड़े सोच समझ के, खासतौर से बरसात के मौसम में करने की सिफारिश हम लोग करते हैं। और एक बात आती है कि इस वक्त कुछ जब हम पौधा लगाते हैं उस वक्त कुछ जो पौधे होते हैं उनमें कीड़ों का प्रकोप होता है, और अगर होता है तो किन कीड़ों का प्रकोप होता है और हम उसका बचाव कैसे करें?
देखिए, सबसे पहले तो हम पौधशाला की बात कर लें। पौधशाला से बहुत सारे कीड़े मकोड़े, जैसे बैगन का सबसे प्रमुख कीट है फल एवं तना बेधक कीट, वो पौधशाला से ही उसका आक्रमण शुरू हो जाता है। तो हम यहाँ पे किसान भाइयों को एक और सिफारिश करते हैं कि जब भी पौध बुआई करें तो करीब 1 हफ्ते के बाद उसको नायलॉन के मच्छरदानी का एक नेट आता है, उससे अगर चारों तरफ ढक देंगे तो प्रारंभ में ही जो संक्रमण कीट का हो जाता है वो नहीं होगा। इससे उनके फल और तना बेधक से नुकसान उतना नहीं हो पाएगा जितना कि खुले में पौधशाला उत्पादन करने से होता है। बहुत सारे किसान भाई लगाने से पहले कुछ बातों का ध्यान नहीं रख पाते हैं, जैसे बीजोपचार। हाँ, बीजोपचार भी काफ़ी जरूरी है। तो बीजोपचार अगर किसान भाई करें तो कैसे करें? देखिए, जितने भी फफूंद जनित बीमारियां हैं उनमें हम लोग ट्राइकोडर्मा से भी बीज उपचार करने के बोलते हैं। उसे बायोस्टीन है, बायोस्टीन बहुत ही पुराना एक फफूंदनाशी है, इसके भी करीब 2 से 2.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से सिफारिश करने की हम लोग करते हैं। लेकिन ट्राइकोडर्मा जो फफूंदनाशी है, ये जितने भी फफूंद जनित बीमारियां हैं, अगर किसान भाई इससे भी शोधन करते हैं तो बहुत सारी फफूंद जनित बीमारियां का स्वतः जो है निदान अपने आप प्रारंभ की अवस्था से ही मिल जाता है। तो बीज शोधन भी एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है अच्छी फसल उत्पादन के लिए। इसकी सिफारिश हम करते हैं कि समय अवश्य अपना बीज शोधन करके ही, चाहे वो पौधशाला में बुआई करें या खेत में सीधे बुआई करें, तो उनको उपज अच्छी मिलेगी निश्चित। बिल्कुल। अभी तो बारिश का मौसम है, ऐसे पानी की कमी तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से बारिश नहीं होती है या पानी की कमी हो जाती है तो ऐसे में किसान कौन सा उपाय अपनाए? काफी संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे। देखिए, बारिश में अगर पानी तो निश्चित रूप से अगर लंबे समय तक उनको, कई बार ऐसा होता है कि कम पानी हो जाती है, बारिश कम हो जाती है। फसलें ऐसी हैं कि अगर उनको ज्यादातर किसान भाइयों को जुलाई महीने से लेकर के अब तो पहले से भी और सितंबर तक कोई पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक बार बारिश हो गई तो 10 से 15 दिन का तापक्रम भी उतना नहीं रहता है, वाष्पीकरण भी नहीं होता है, तो उससे उनको काफ़ी फायदा मिलता है। अलग से अगर पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी अगर आवश्यकता हो तो फूल और फल बनते समय अगर काफ़ी लंबे अंतराल तक बारिशें नहीं हो रही हैं तो निश्चित रूप से एक आध सिंचाई किसान भाइयों को करना पड़ेगा। उसके लिए अगर पानी कम है तो ड्रिप में जाना पड़ेगा और टपकन सिंचाई विधि के प्रयोग करके बहुत ही कम पानी में, इवन जो बरसात का पानी इकट्ठा रहता है उससे भी अपने फसल को सिंचाई करके उत्पादन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, जैसा कि आपने सुना कि जब आप बरसाती सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो भूमि का चुनाव सही ढंग से करें, साथ ही साथ किस्मों का चुनाव करें। पौधशाला की तैयारी में बहुत सारी सावधानियों की ज़रूरत होती है, जिसकी जानकारी डॉक्टर साहब ने आपको दी। तो किसान भाइयों, आपकी फसल अच्छी हो, आप समृद्ध हो, सुखी हो, संपन्न हो, इन तमाम शुभकामनाओं के साथ कृषि दर्शन की पूरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाज़त। अगले कार्यक्रम में फिर होगी आपसे मुलाकात। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।